यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 18, जिसका नाम है विलियन व साम्यावस्था सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम। जो क्लास है इसे आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले यदि जितनी भी क्लासेस इस यूनिट पर बात की जाए तो 5 क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करी है बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर, विलियन के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, मोलारिटी मोलालिटी क्या होती है, तो इस पर आपके 5 क्लासेस है, उन्हें आप विजिट कर सकते हैं। फिर हमने कल ये वाली क्लास कंप्लीट करी थी जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होती है, साम्यावस्था जो होता है, उसे पूरा डिस्कस किया था, है ना। लॉज ऑफ मास अफेक्शन, ये दोनों नियम हमने कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर डिस्कस कर लिए। आज हम लोग जो है ये वाला प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, एसिड बेस का आयोनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ पीएच यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस यूनिट को अपन आज एंड कर दें। ठीक है। इसके बाद इसमें सिर्फ एमसीक्यूज बचेंगे, तो एमसीक्यू के आपके 2 सेट आएंगे जिसमें आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और बात की जाए कोर्सेज की तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट बैच अवेलेबल है और अलग से आपका साइंस का बैच भी अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐप पर लॉग इन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सो अभी आपकी जो क्लासेस चल रही है, 2 दिन में 2 क्लासेस आपकी हो रही है। एक सुबह 6 बजे चल रही है जिसमें आपका कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हो रहा है यूनिट वाइज। ठीक है। और शाम को 6 बजे आपका 3000 क्वेश्चन की सीरीज का एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम लोग रेगुलर यूनिट वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट तैयारी हम लोग आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो पहले जो अपन ने कल डिस्कस किया था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रासायनिक साम्यावस्था के बारे में, इसको पढ़ते हुए हम लोग हमारा जो नया नियम है ला शतालिए का, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो रासायनिक साम्यावस्था आपको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी हमारी रासायनिक इक्वेशन यहाँ पर हो सकती है ना। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कब होगी, जब उस अवस्था को कहा जाएगा जिसमें समय के साथ अभिकार को और उत्पाद की सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय के साथ उत्पाद भी वही है, अभिकारक भी वही है, उत्पाद भी हमारा वही है। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि रासायनिक साम्यावस्था वो होती है कि समय के साथ अभिकारक और उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे दाब पर प्रभाव पड़े, दाब कम हो ज़्यादा हो, है ना, या फिर आप कोई भी ले लो, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी कोई भी अभिक्रिया हो, वो पूरे तरीके से क्या होगी, बैलेंस होगी। प्रायः अवस्था तब होती है जब अग्र अभिक्रिया जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी गति पश्च अभिक्रिया की गति के क्या समान हो। अपन ने कल ही डिस्कस किया था कि अग्र अभिक्रिया की गति और पश्च अभिक्रिया की गति दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, कभी भी ये शून्य नहीं होगा। ये चीज अपन ने डिस्कस करी थी और केसी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है। साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू निकाली थी। ठीक है। तो आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ला शतालिए के नियम को डिस्कस करते हैं। तो रसायन विज्ञान में हमारा जैसे न्यूटन का नियम है फिजिक्स में, वैसे ही हमारा केमिस्ट्री में ला शतालिए का नियम है। किसी रासायनिक साम्य से संबंधित दशाओं को परिवर्तित करने पर, है ना, उस साम्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है, इसीलिए इसे इक्विलिब्रियम लॉ के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जिसने नियम दिया उस नाम से तो इसको जाना ही जाता है, ला शतालिए का ये नियम है। साथ ही, है ना, ये नियम करता क्या है, तो साम्यावस्था से रिलेटेड है ना, तो इसे इक्विलिब्रियम लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने करवाई, SO3 वाली ही ले लो, SO2, और आपने क्या किया, इसको O2 में कन्वर्ट किया, देन आपने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया। ठीक है। ओके, हमने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये चीज़ बोला गया है कि किसी रासायनिक साम्य से संबंधित दशाओं को परिवर्तित करने पर, मान लो आपने इनकेस कोई भी चेंज किया कि SO2 O2 मिलकर क्या बना रहे, SO3 बना रहे, मतलब रिवर्स रिएक्शन यदि आपने करवाई, तो इसकी साम्यावस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को निकालने के लिए एक नियम लाया गया जिसको ला शतालिए का नियम यहाँ पर कहा जाता है। सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक थे हेनरी लुइस ला शतालिए, इन्होंने किया था। फिर इसके बाद कार्ल फर्नांडिस ब्राउन ने भी इसमें स्वतंत्र रूप से इसकी खोज करी थी। मतलब दो है, बट फेमस नाम किसका हो गया, शतालिए का हो गया। ठीक है। यह नियम क्या कहता है, तो इसकी 2 डेफिनेशन है, दोनों सेम ही है, लैंग्वेज अलग अलग है। तो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम तो आप समझ ही गए हो,
है ना, कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो गति है वो समान होगी। ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति में किसी निकाय सिस्टम के सांद्रण, उसके कंसंट्रेशन, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम या फिर प्रेशर में परिवर्तन करने पर वह निकाय अपने को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेगा कि किए गए परिवर्तन को आंशिक रूप से क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और एक नई साम्यावस्था को क्या किया जा सकेगा, यहाँ पर स्थापित किया जा सकेगा। समझ रहे हो चीज को? मतलब कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन केस उसके आयतन में वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, टेम्परेचर में वृद्धि कमी हुई, कंसंट्रेशन में, किसी भी चीज में कोई भी कमी हुई, तो वो इजीली क्या कर लेगा, खुद को समायोजित कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। अब इस चीज का प्रिडिक्शन करने के लिए कि कितना समायोजित करने पड़ेगा, कौन सा नियम आया, शताल्य का नियम आया। ठीक है, बस इतनी सी चीजें इसके अंदर। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, साम्यावस्था में स्थित किसी भी निकाय को विक्षुब्ध करने पर, डिस्टर्ब करने पर, है ना, मतलब कि हमने क्या करा, उसका थोड़ा सा कुछ अभिकारक की जो सांद्रता है वो चेंज कर दी, या फिर हम लोग बोले प्रेशर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, कोई भी चीज़ करी, मतलब मैंने क्या कर दिया, मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, विक्षुब्ध कर दिया। तो साम्यावस्था में स्थित किसी निकाय को विक्षुब्ध करने पर वह तंत्र अपने आप को इस प्रकार से समायोजित करता है कि वो परिवर्तन जो हुआ है, मतलब इसका जो है आर बी इज इक्वल टू आर सी करने के लिए वो खुद को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। ठीक है, इसी को केमिकल साम्यावस्था कहते हैं। और इस चीज को डिफाइन करने वाले कौन थे, ले शताल्य थे। तो ले शताल्य का सिद्धांत किन पर लागू होता है, विषम प्रतिक्रिया, समरूप अभिक्रिया, अपरिवर्तनीय, संतुलन में प्रणाली। वही इक्विलिब्रियम स्टेज पर ही ये लागू होगा, तो संतुलन में प्रणाली पर ये नियम यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, एक प्रतिवर्ती अभिक्रिया, एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के लिए अभिकारकों की सांद्रता को यदि दोगुना कर दिया जाए तो साम्यावस्था स्थिरांक जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मान लो आपने एक इक्वेशन बनाई SO3 जिसमें कन्वर्ट हो गया है SO2 प्लस O2 के अंदर। अब आप चाहे तो इसको पूरा बैलेंस करके लिख लो, 2SO3 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी आपके कितने हो जाएंगे, 2SO2 हो जाएंगे। मतलब SO3 किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, SO2 और O2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप Kc की वैल्यू कैसे निकालोगे, Kc की वैल्यू एक कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। अपन निकालना सीखी थी, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, SO2 O2 इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी कुछ नहीं है, 1 हो जाएगी क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। इधर नीचे क्या आ जाएगा आपका, SO3 आ जाएगा और इसकी पावर 2 चली जाएगी। यहाँ से मेरी Kc की वैल्यू, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं क्योंकि इसका आप एक एक का मोलर कंसंट्रेशन निकालोगे तो एक नंबर में जैसे कि 1.96, 2.3 ऐसे आपके आंसर्स निकल कर आएंगे। ठीक है, चलो अभी बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और क्लियर होता जाएगा। आज अपन थ्योरी पूरा निपटा देते हैं। तो इसने बोला है कि प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के लिए अगर मैं इस सांद्रता को डबल कर दूं, अगर इस सांद्रता को, ये जो अभिकारक है ना, हमारा रिएक्टेंट है, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो इस केसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा क्योंकि ये इस साइड आकर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर परिवर्तन आया तो इस साइड भी परिवर्तन आएगा। मान लो मैंने इसको 4 कर दिया, अभी जो मेरा यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, इसने क्या बोला, आप इसको 2 गुना कर दो। अभी 2 था, इसका 2 गुना मतलब 4 कर दिया, तो ये इधर जाकर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। तो हम लोग ये कह सकते हैं वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें इधर आकर बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी से नियम से ही कनेक्टेड क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक जो है, मुझे Kc की वैल्यू दे रखी है 300। यदि अभिक्रिया फ्लास्क का जो आयतन है, वॉल्यूम को यदि मैं 3 टाइम्स कर दूं तो साम्य स्थिरांक पर कोई असर पड़ेगा क्या? अभी अपन ने देखा कि आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करें, आप कंसंट्रेशन के साथ करें, आप प्रेशर के साथ करें, आप वॉल्यूम के साथ करें, किसी भी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब Kc के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर Kc का स्थिरांक, Kc की वैल्यू 300 है, तो वॉल्यूम को 3 टाइम्स करने पर Kc की वैल्यू अगेन कितनी रहेगी, 300 यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आया समझ में कैसे करते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं साम्यावस्था स्थिरांक केवल तापमान पर निर्भर करता है। यहाँ तापमान स्थिर है इसीलिए साम्यावस्था स्थिरांक वही रहेगा। आयतन में परिवर्तन करने से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं लास्ट शताल्य से। कुछ 2 से 3 टाइप के पूछे हुए थे, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, बाकी MCQ सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला जो आपका टॉपिक है, अम्ल और क्षारों का जो आयनीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। बेसिक अम्ल आप सभी जानते हैं, क्षार भी आप सभी जानते हैं। अब इनका जो आयोनाइजेशन होगा वो किस तरीके से होगा, तो वह प्रक्रिया जिसमें तटस्थ अणु विलयन में उजागर होने पर आवेशित आयनों में
विभाजित हो जाते हैं। मतलब कोई भी सॉल्यूशन, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, अभी तो ये नॉर्मल इसके अंदर एसिड पड़ा हुआ है, जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करी तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। तो किसी भी तटस्थ अणु को विलयन में उजागर होने पर अगर वो आवेशित आयनों में विभक्त हो जाता है, मतलब उस सॉल्यूशन का क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो गया। डेफिनेशन कई सारी हो सकती है, ठीक है। तो एक अर्हेनियस की एक डेफिनेशन चलती है कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के लिए जलीय माध्यम में विघटित हो जाते हैं। अर्हेनियस की आएगी, लुईस की आएगी, है ना, ब्रोस्टेड थ्योरी आएगी। तीन थ्योरी आज अपन को डिस्कस करनी है, तो तीनों की अलग अलग स्टेटमेंट है। तो अर्हेनियस ने क्या बोला था कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के लिए क्या कर देते हैं, खुद को विघटित कर देते हैं, जलीय माध्यम में खुद क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। जबकि क्षार वे आयन होते हैं, क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय माध्यम से हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। अम्ल के लिए क्या बोला, H+ आयन उत्पन्न करने के लिए विघटित हो जाएंगे, और ये क्षार क्या करेंगे, OH- आयन यहाँ पर प्रदान करेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। अम्लों क्षारों के आयनीकरण की डिग्री इसकी ताकत निर्धारित करने में मदद करती है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, वीक एसिड भी होगा और वीक बेस भी होगा, तो वो H+ और OH से अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। विभिन्न अम्लीय और मूल यौगिकों के आधार पर आयनीकरण की जो डिग्री होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी अम्ल का आपको आयनीकरण करना है ना, तो कोई भी आप एक अम्ल लीजिए, ठीक है, उसको जल के साथ मिक्स करिए, ठीक है, कि अम्ल में आपने जल की कुछ बूंदें यहाँ पर डाल दी, तो आयनीकरण की डिग्री एसिड या बेस की ताकत को निर्धारित करती है। एक मजबूत एसिड को पानी में पूरी तरीके से आयनित कहा जाता है, जबकि एक कमजोर एसिड को केवल आंशिक रूप से आयनित कहा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर है, तो ये पानी में पूरी तरीके से विघटित हो जाएगा, H+ और Cl- में विघटित हो जाएगा। वहीं अगर कोई वीक एसिड यहाँ पर है तो वो आंशिक रूप से ही पानी के अंदर घुलेगा, पूरे तरीके से आयनित नहीं होगा। क्योंकि एसिड के आयनीकरण की डिग्री अलग अलग होती है, इसीलिए इनकी कमजोरी का जो स्तर है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है, जिसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। HA जिसे अपन ने कंसीडर कर लिया, इसको यदि अपन पानी में घोलते हैं तो A+ आयन इसका अलग हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O के जलीय सॉल्यूशन में अपघटित हो जाएगा। तो अगर आपको इसकी अम्ल की, एसिड का कांस्टेंट यहाँ पर निकालना है, एसिड की क्या बोलेंगे उसको, प्रबलता, ताकत यदि आपको निकालनी है तो आप इसको लिखिए Ka, है ना। क्या बना हमको, H3O यहाँ पर मिल गया, A- आयन में ये विघटित हो गया और इधर से कौन आ गया, मेरा Ha आ गया, ठीक है। तो इससे इसकी डिग्री निर्धारित हो जाएगी, ठीक है। चूंकि एक दुर्बल अम्ल का आयनीकरण एक साम्यावस्था होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण और साम्यावस्था स्थिरांक अभिव्यक्ति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, एक तरीके से डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि किसी अम्ल के आयनीकरण के लिए संतुलन स्थिरांक उसके अम्ल के आयनीकरण स्थिरांक को परिभाषित करता है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर Ka की वैल्यू निकाली थी, तो ये अम्ल का क्या है, आयनीकरण स्थिरांक है, ठीक है। हालांकि अम्ल जितना मजबूत होगा आयनीकरण स्थिरांक उतना ही बड़ा होगा। अगर वीक एसिड है तो उसका आयनीकरण स्थिरांक जो होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे आप देखो HCl का एग्जांपल दे रखा है, HCl स्ट्रॉन्ग है, अभी अपन ने HCl डाला था, लेकिन जब इसी बीकर में जब पानी डाला गया तो ये H+ और Cl- में क्या हो गया, विभाजित हो गया। दैट मीन्स इसका जो Ka होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। Ka के अंश में उत्पाद की सांद्रता परिणाम स्वरूप अम्ल जितना मजबूत होगा, अम्ल का जो आयनीकरण स्थिरांक है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। ये अम्ल के लिए हो गया। सेम चीज़ आप क्षार के साथ भी करो कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, ठीक है, क्षार में आप लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH को ले सकते हो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को भी यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे कुछ क्षार जलीय माध्यम में अपने आयनों में पूरे तरीके से विघटित हो जाते हैं, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जल में पूरे तरीके से विघटित हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो मजबूत है, और कम हो रहा है, पूरे तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब वीक है, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पर देखो, क्षार क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, तो इससे आपका क्षार स्थिरांक मतलब बेस कांस्टेंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, OH+ HA, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखो, बेस आयनीकरण स्थिरांक यानी कि Kb किसी भी बेस के आयनीकरण के लिए संतुलन स्थिरांक यहाँ पर होता है, इसीलिए आप कह सकते हो कि मजबूत बेस अच्छे क्या होते हैं, प्रोटॉन स्वीकार करता होते हैं। जैसे अभी आपने अर्हीनियस के लिए H+ आयन जो है वो जल में विघटित होने पर देते हैं, और OH- आयन ये प्रदान करते हैं, कौन, एसिड और बेस। किसने कहा था, अर्हीनियस ने कहा था। वैसे ही एक थ्योरी और चलती है कि मजबूत बेस अच्छे
प्रोटॉन स्वीकार करता होते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो प्रोटॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जबकि एक मजबूत एसिड जो होते हैं अच्छे प्रोटॉन प्रदान करता होते हैं, मतलब एसिड क्या करेगा, अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा और क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये एक अपनी अलग डेफिनेशन होगी। जैसे CH3COOH, इसकी पानी के साथ क्रिया करवा एसिटिक एसिड की, CH3COO और H3O में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप NH3+H2O की क्रिया कराओ, ये भी हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज ही बनेगी, NH4+ अमोनिया में और OH- में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपकी 3 थ्योरी चलती है। अर्हीनियस थ्योरी चलती है, लुईस थ्योरी जो भी चल देख दो, 3 थ्योरी हो गई, अर्हीनियस हो गई, ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी यहाँ पर हो गई, जो भी आपने प्रोटॉन प्रदान करता देखा कि एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन रिसेप्टर या एक्सेप्टर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, समझ गए, वही वाली चीज़ है। तो इस थ्योरी को ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और एक और थ्योरी होती है हमारी लुईस थ्योरी करके। ठीक है, उसको अभी अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अर्हीनियस और लुईस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलती जुलती हमारी ब्रोस्टेड थ्योरी है। तो अर्हीनियस ने क्या, पदार्थों को अम्ल और क्षार के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इन दोनों की थ्योरी चलती है। अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जब भी अम्ल को जल के साथ मिलाया जाएगा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, और क्षार जो होंगे जल में OH- आयन प्रदान करते हैं। किसी अम्ल की शक्ति को साम्यावस्था स्थिरांक K से कहा जाता है, क्षार की शक्ति को साम्यावस्था स्थिरांक KB से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी एक लिमिटेशन है कि अर्हेनियस का जो सिद्धांत है ना, केवल जो एक्विसियस सॉल्यूशन है, यानी कि जो जलीय घोल है, उसी के लिए आप कर सकते हो, बाकी किसी के लिए नहीं कर सकते हो। तो इसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं लुईस सिद्धांत की थ्योरी है। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, अम्ल के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो स्वीकार करता होते हैं। ठीक है, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यहाँ पर होते हैं, मतलब ये क्या होगा, एक तरीके से एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, स्वीकार कर रहा है, अम्ल क्या कर रहा है, एक्सेप्टर कर रहा है। क्षार क्या कर रहा है, यहाँ पर डोनेट कर रहा है, दाता मतलब डोनेट करने वाला। ठीक है, लुईस सिद्धांत अम्ल और क्षार की श्रेणी को विस्तार करके उनमें शामिल करता है जिसमें हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन शामिल नहीं होते। जहां पर हाइड्रोजन और प्रोटॉन की बात नहीं होगी, वो थ्योरी कौन सी होगी, लुईस थ्योरी यहाँ पर हो जाएगी। ये डायरेक्टली किस टर्म्स में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में यहाँ पर बात करते हैं। इन्होंने ना प्रोटॉन वर्ड का यूज किया जैसे कि ब्रोस्टेड ने किया है, और ना इन्होंने हाइड्रोजन आयन वाला यूज किया है जैसे कि अर्हीनियस में यहाँ पर करा गया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इनकी तुलना कैसे करें, मतलब डिफरेंस क्या है, कैसे समझोगे। तो अर्हीनियस सिद्धांत जलीय विलयन में अम्ल और क्षार को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। लुईस सिद्धांत अम्ल और क्षार की सीमा का विस्तार करके ब्लोस्टेड लोरी सिद्धांत का ही एक पूरक यहाँ पर माना जाता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये अर्हीनियस थ्योरी होगी, इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारा बोल सकते हैं कि अपना ये वाला जो लुईस वाली थ्योरी है इसका हो गया, और इससे भी बड़ा वर्जन हमारी जो ब्रोस्टेड थ्योरी है उसका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, अम्ल क्षार अभिक्रिया में अर्हीनियस अम्ल और क्षार सामान्यतः अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार के सिद्धांत में ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत आ जाता है। संयुक्त युग्म और उभयधर्मी पदार्थ यहाँ पर शामिल है। ये सारे इसी से अम्ल क्षार के ही सिद्धांत है, बट 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, एक बार इन शॉर्ट आप देख लो। जैसे कि अर्हीनियस ने क्या बोला था कि यहाँ पर जो अम्ल होगा है ना, हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा, जिसके पास अपना हाइड्रोजन आयन होगा। बेस क्या होगा, जो कंटेन करेगा हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH- आयन उसके पास होगा। ब्रोस्टेड लोरी जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। बेस क्या होगा, प्रोटॉन रिसेप्टर यहाँ पर होगा। ठीक है, एक डोनर हो गया और बेस क्या हो गया, रिसेप्टर यहाँ पर हो गया। लुईस थ्योरी क्या बोलती है, एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस ने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोला कि एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बेस यहाँ पर कौन हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप HCl और NaOH का। ठीक है, एक अम्ल एक क्षार का। इधर आप NH3H2O का यहाँ पर देख सकते हो, ये BF3NH3 का आप देख सकते हो। इसकी एक लिमिटेशन है कि ये केवल जलीय सॉल्यूशन है, उसी के लिए एप्लीकेबल है। और ये वाला जो ब्रोस्टेड की थ्योरी है कि प्रोटॉन ट्रांसफर की टर्म्स में इन्होंने बोला है, तो केवल उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तभी ब्रोस्टेड थ्योरी लगेगी। और लुईस थ्योरी जनरलाइज थ्योरी है, सभी में आपको ये काम कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जहाँ जहाँ पर भी होगा आप उस पर लुईस थ्योरी पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरी आपकी क्लियर हो गई, कंपैरिजन यहाँ पर हो गया। अब आ जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको कैसे कैटेगराइज किया जाए। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में कल भी बोला था, इट्स अ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सेशन, क्योंकि इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं
न्यूमेरिकल कम है लेकिन उसके पीछे के जो कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे आपके थ्योरेटिकल होंगे, तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चंस में आपको A to Z सारे ही करवा दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक इससे एग्जाम में पूछे गए। देखो बहुत सिंपल से पूछना है तो वो सॉल्यूशन से ही सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और टफ पूछना है तो निम्नलिखित में से NH3 जो है वो क्या है, BF3 है वो मजबूत अम्ल है, मजबूत क्षार है, इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार से ये पढ़िए, फिर अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अब आप देखने वाले हो। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स वही हैं जो पानी में घुलने पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आयन में, केटायन एनायन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो आयनित हो जाते हैं। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे, जबकि जो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो बहुत कम यहाँ पर आयनित होंगे। ठीक है, यानी कि मजबूत इलेक्ट्रोलाइट के लिए घोल में मुख्य प्रजाति आयन होती है, जबकि कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट में घोल की मुख्य प्रजाति गैर आयनित यौगिक होते हैं। मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ या स्ट्रॉन्ग हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और कोई भी वीक हुआ तो गैर आयन यहाँ पर जो रहेंगे उसके अंदर मेन कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, देखो अब इसकी तीन कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और लवण। लवण को कभी कभी आयनिक यौगिक भी कहा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में मजबूत बेस भी क्या होते हैं, आयनिक यौगिक ही यहाँ पर होते हैं। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स में कमजोर एसिड और कमजोर बेस शामिल है। तो इस तरीके से आप ये कैटेगरी बना सकते हो। दो कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट आ जाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड आ जाएगा और वीक बेस आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 5 कैटेगरी बनती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि मान लो प्रकृति में इतने सारे यौगिक हैं, अब कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो कुछ 6 से 7 स्टेप होती है उसको आइडेंटिफाई करने की, बट थोड़ी कंफ्यूजिंग वो होती है और उसके लिए काफ़ी समय लगता है। उसके लिए हमारा जो बेसिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हर एक तत्व की जो प्रॉपर्टी है, 118 तत्व है तो एटलीस्ट 80 तत्वों की प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है, तो हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है कि आप सब नाम नहीं याद करते हुए कुछ ये नाम जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो याद कर लो, बजाय पूरा बेसिक से जाने के, है ना। आप क्या करिए, ये चीज़ें याद कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टोटल 5 चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, HNO3 यहाँ पर हो गया, नाइट्रिक एसिड, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कौन हो गए, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। सभी मजबूत है, मतलब पीएच वैल्यू जिसकी कम होगी। स्ट्रॉन्ग बेस में जो मजबूत क्षार जिसकी वैल्यू 10 या 11 के ऊपर होगी, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, है ना, बेरियम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। सॉल्ट में आपका फेमस NaCl तो है ही, पोटेशियम ब्रोमाइड को आप ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड को ले सकते हो, है ना। इस टाइप से ये कैटेगरी सॉल्ट की होगी। तो ये सब कौन है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अगर आप वीक कैटेगरी बनाने बैठोगे तो ये देख लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, HC2 3H3O2 एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, ये फास्फोरिक एसिड हो गया। तो ये सब कौन है, वीक एसिड है। तो कुछ एक अपना बेस बना लो आप कि हाँ ये नाम आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग में है, ये वीक में है। इधर आप वीक बेस में अमोनिया को ले सकते हो, पिराडीन को ले सकते हो, है ना। जिसके भी अंदर एन होगा वो सब कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे आपके, ये ट्रिक आप याद रख लो, वीक बेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना पीएच डेफिनेशन। पीएच क्या होता है, तो नॉर्मल पीएच वैल्यू आपने पढ़ी है एसिड बेस की कि 0 से 7 तक अपन जाते हैं, है ना। तो हमारा इधर एसिड हो जाता है और 7 से ऊपर आप निकलोगे तो बेस में चले जाओगे। 7 क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उसको अपन ने कलर कोड के साथ भी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है लॉग की टर्म्स में पूछी जाती है। 11th 12th का आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो न्यूमेरिकल आएंगे वो लॉग वाले आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो एक बार अपन डेफिनेशंस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पीएच को H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। इसीलिए पीएच नाम का अर्थ हाइड्रोजन की शक्ति है। बेसिकली पीएच क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि सभी अम्लों क्षार एक ही रासायनिक यौगिकों के साथ समान दर से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ वीक होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ मध्यम, और कुछ ऐसे होंगे कि प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे। तो उसकी इस स्ट्रेंथ को, उसकी इस ताकत को निर्धारित करने के लिए हम लोग लेकर आए पीएच स्केल, है ना। फिर हमने इसका क्या करा, लॉगरिदम की टर्म्स में फॉर्मूला बनाया, ताकि किसी भी एसिड बेस की ताकत को क्या किया जा सके, निर्धारित किया जा सके। ठीक है,
पीएच स्केल एसिड और बेस को मापने का एक उपकरण है। 0 से 14 तक की हमारी स्केल होती है। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर, एक संकेतक है जिसका उपयोग यह बताने में किया जाता है कि कोई भी पदार्थ एसिड है या बेस है। पेपर का रंग पीएच स्केल पर संख्याओं से भी मेल खाता है, जिससे पता चल सकता है कि किस पदार्थ का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। उदाहरण के लिए सिरका एक एसिड है और इसका पीएच स्केल पर माप किसके बराबर आएगा? 2.4 के बराबर आएगा, है ना। मानव शरीर में भी कई सारी एसिडिक और बेस वाली प्रोसेस यहाँ पर होती रहती है। शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर लेते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, उसका कैलकुलेशन भी आप पीएच स्केल के थ्रू आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो घोल का पीएच मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर 10 का ऋणात्मक लघुगणक निकालकर किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू को यहाँ पर निकाला जा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर पीएच वैल्यू यहाँ पर निकलती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जैसे मानक इलेक्ट्रोड के बीच में संभावित स्तर की गणना करके प्राथमिक पीएच मानकों की गणना स्थानांतरण के साथ एक सांद्रता सेल का उपयोग करके किया जाता है। मतलब इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से पीएच स्केल हमारे किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू को मेज़र करती है। पीएच मीटर के थ्रू या रंग परिवर्तन होने के थ्रू हम लोग किसी भी एक्वेटिक सॉल्यूशन, जलीय सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पीएच को अपन ने पढ़ा ही था कि हाइड्रोजन की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऋणात्मक लघुगणक होता है हाइड्रोजन सांद्रता का, तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log-H+, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो। ये इसका पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है। अम्ल और क्षार का पीएच मान आपको पता ही है, 0 से 7 तक होगा, एसिडिक होगा। अगर 0 से 2 के आसपास है, हाईली एसिडिक होगा। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वो कमज़ोर एसिड यहाँ पर होता जाएगा। सेम चीज़ हमारी क्षार के लिए भी हो जाएगी 7 से 14 में। और जो 7 पर रुका, दैट मीन्स कि वो क्या है, उदासीन यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे कि पीएच का मान 14 से 7 तक घटाने पर क्षारीयता घटती जाती है, मतलब रिवर्स आओ, 14, 13, 12, 11, तो क्षारीयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अम्ल और क्षार की ताकत उत्पादित H+ और OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। H+ आयन की अधिक संख्या प्रदान करने वाले अम्लों को प्रबल अम्ल यहाँ पर कहा जाएगा। और H+ आयन की सांद्रता यदि कम है, दैट मीन्स कि वो कमज़ोर एसिड यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे अम्लीय विलयन के लिए आप ये देख सकते हो, H3O+ आयन की सांद्रता हमेशा ज़्यादा होगी OH- आयन से, तभी वो एसिडिक है। उदासीन में दोनों बराबर होंगे, एसिड बेस इक्वल हो जाएगा। और क्षारीय में H3O+ आयन की सांद्रता हमेशा कम होगी OH- आयन के साथ, अगर आप ऐसे कंपैरिजन करके देखें तो, ठीक है। पीएच स्केल की अब कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि डायरेक्टली आप सॉल्यूशन को देखकर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एसिड है या बेस है। कुछ समय के लिए उसको पड़े रखना होता है, उसको स्टेबल करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप आए हो तो हल्का एसिडिक है, वीक एसिड है, और जैसे जैसे आप यहाँ पर इस कलर कोड तक पहुँचोगे, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये वीक बेस है, और जैसे जैसे आप डार्क पिंक और इस तरफ गए तो ये हाईली एल्काइल हो जाएगा, बहुत अधिक क्षारीय हो जाएगा। और ग्रीन कलर जो होता है न्यूट्रल उदासीन प्रवृत्ति को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। अब पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता ही है कि एसिड रेन अगर हमको समझना है तो हमें पीएच वैल्यू के थ्रू समझ सकते हैं कि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, दैट मीन्स एसिडिक है, ठीक है। प्लांट्स जो CO2 यहाँ पर रिलीज करते हैं सड़ने पर, फिर वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उसकी वजह से भी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, मतलब पीएच वैल्यू कम हो गई है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो कहीं ना कहीं पीएच वैल्यू आपका दिन प्रतिदिन के जीवन में यहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि आप सलाइवा की भी बात कर लें कि हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया कभी कभी भोजन के कणों के क्षरण के माध्यम से एसिड का उत्पादन करके हमारे मुंह के पीएच को कम कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग डेली उठकर टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो कि हमारे मुंह की क्लीनिंग कर देता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक मारने पर हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि मधुमक्खी अपने डंक के जरिए मेथेनोइक एसिड को यहाँ पर इंजेक्ट कर देती है। इसीलिए हम आमतौर पर बेकिंग सोडा या हल्का बेस लगाने की सलाह वहाँ पर दी जाती है, ताकि पीएच बैलेंस हो जाए और वहाँ पर जो आपको पेन हो रहा है और ईचिंग हो रही है वो थोड़ी यहाँ पर कम हो जाए, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू आप दैनिक जीवन से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। सो इस यूनिट में जितनी भी थ्योरी आपको दे रखी थी वो सारी अपन ने कंप्लीट कर ली है। जितने भी टॉपिक अभी आप देख लो आपके सिलेबस में मेंशन थे, वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेन वही है कि अगर इसको बहुत डीप में पूछ लेंगे तो
बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो जितने अभी तक पूछे गए हैं वो मैं डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज़ में ही कंप्लीट करवा दूंगी। इसमें कुछ चीज़ें आपको बस याद रखनी होगी, जैसे मैंने आपको बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड 7 प्रकार के हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नाम याद कर लो बजाय कि स्टेप बाय स्टेप जाने के, क्योंकि उसके लिए सीरियसली उसके लिए आपको हर एक तत्व की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि वो जल में घुलेगा या नहीं, अगर वो एसिड के साथ घुलता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, अगर वो बेस के साथ जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी। तो बेस्ट यही होगा कि हम लोग कुछ नाम यहाँ पर याद कर ले। बाकी मैं आपके इसके एमसीक्यू के 2 सेशन लेकर आऊँगी, उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी एंड होती है। कल से हम लोग नई यूनिट यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग सेशन में, और शाम को आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। ओके, कोई भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐप के थ्रू आप हमसे मिल सकते हैं। और कोर्स के लिए आप हमें सेम ऐप पर आपका चैट बॉक्स है तो आप ऐप पर डायरेक्टली मैसेज कर लेंगे, वहाँ पर आपको एट अ टाइम रिप्लाई भी मिल जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।